हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों, ये क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ब्रैकेट में लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो हमें पढ़ना है। तो बच्चों, नील्स बोर जब अपना मॉडल देने वाले थे उससे पहले उन्होंने रदरफोर्ड के फेलियर के रीजन देखे, थॉमसन के मॉडल को भी स्टडी की उसने। ये बात मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। तो नील्स बोर जब मॉडल दे रहे थे तो उससे पहले उन्होंने स्पेक्ट्रम की, स्टेबिलिटी की, सब के बारे में थोड़ी स्टडी की। हम पढ़ते आ गए हैं। तो अब समय था 1913 में और बोर ने एटम के बारे में कुछ बताया, जिसको बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, नील्स बोर का। और ये जो एटॉमिक मॉडल है ये हाइड्रोजन के लिए बताया। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल आर एच। क्या बताया बोर ने? तो बच्चों, मान लो कि ये कोई एटम, ठीक है, एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये यहां पर ऑर्बिट्स हैं। ये तो रदरफोर्ड ने बताया। तो बोर बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में, ठीक है, जिनको हम सर्कुलर ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये तो सेम होगी, रदरफोर्ड ने जैसे बताया ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर revolve in surrounding of nucleus in circular paths कि न्यूक्लियस के राउंडिंग जो सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? बोर बोलते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग में मैनी सर्कुलर पाथ्स हैं, मैनी। ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो, मान लो यहाँ पर ये फर्स्ट सर्कुलर पाथ है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मैनी सर्कुलर पाथ्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? MVR। इसको जो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ MVR मैं बताऊंगा अभी। जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के या तो इक्वल हो या उसका मल्टीपल हो। h/2π के इक्वल हो या फिर उसका मल्टीपल मतलब हम इसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से। ठीक है, n इज ए होल नंबर। मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में, सुनो पहले ध्यान से। तो एंगुलर मोमेंटम जो है MVR वो NH/2π के इक्वल। ठीक है, और n इज ए नंबर। ये मैं यहाँ लिखूंगा तो इसको वापस से लिख दूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम है मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल है। ठीक है, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल है या h/2π का मल्टीपल है, मल्टीपल इंटीजर है,
तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये बताया बोर ने। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एटम हैव मैनी सर्कुलर पाथ्स, मैनी सर्कुलर पाथ्स, बट electrons are revolves in those paths which angular momentum is multiple integer of h/2π। ठीक है, केवल उसी पाथ में रोटेट करेंगे बच्चों, उसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π या फिर nh/2π का मल्टीपल इंटीजर है। n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीपल इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझें कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास सपोज करो m है, उसकी वेलोसिटी v है और उसका रेडियस r है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास मतलब m, ठीक है, उसका मास m है, हैविंग मास, या ऐसे लिख दो हैविंग m मास, हैविंग मास m मास is revolves in a circular path with r radius, and v velocity. So mvr is equal to nh/2π। ठीक है बच्चों, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसका मास बच्चों m है, ठीक है, मैं भी बताता हूं उसका मास क्या है, m है, और उसकी रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, जैसे सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन रहा और इस इलेक्ट्रॉन का हम मास बोल दें कि m है, इसकी रेडियस, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोल दें r है, और ये किस वेलोसिटी से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है वो v है, तो इन सब का मल्टीप्लाई mvr जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और l इज ए इंटीजर नंबर 1 2 3 हो सकता है, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये पढ़ चुके हो तुम पहले, तो n हो गया यहाँ पर इंटीजर नंबर। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें रिवॉल्व करता है। फिर बोलता है कि हर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, वो उसमें रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगले पॉइंट्स देखने हमें, तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ये 2 पॉइंट तो तुम लिख लोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम। तो बच्चों यहाँ हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट। देखो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं ना बच्चों, इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ है, जैसे सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10th में इसको तुमने पढ़ा है, इसको हम K L M N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल होते हैं इनके। ठीक है, तो इनकी एनर्जी फिक्स होती है, तो इनको फिक्स एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल भी इनको बोलते हैं। या एनर्जी फिक्स है तो इनको हम
स्टेशनरी लेवल भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टेशनरी लेवल भी बोलते हैं बच्चों। तो ध्यान दें अगला पॉइंट क्या है कि ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो सर्कुलर पाथ हैं इनकी एनर्जी फिक्स होती है, फिक्स है तो इनको फिक्स एनर्जी लेवल बोल दिया कि इसकी एनर्जी फिक्स है, इसका एनर्जी लेवल फिक्स है, फिर इसका अलग हो गया लेकिन है फिक्स, डिफरेंट हुआ है लेकिन फिक्स है, फिर इसका भी इससे चेंज हो गया है लेकिन फिक्स है, ठीक है, यहाँ फिक्स है फिर इसके बाद चेंज होगा लेकिन फिक्स रहेगा, चेंज होकर के फिक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसका 2 है तो इसका 4 हो गया तो 4 फिर वो फिक्स है, तो इनको फिक्स एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हम क्या बोलते हैं, दीज सर्कुलर पाथ्स हैव fixed energy, so these are known as fixed energy level और स्टेशनरी लेवल। तो इनको हम फिक्स एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी लेवल या फिर ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखें बच्चों। नेक्स्ट है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहां पर, अब ये जिस सर्कुलर पाथ में उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, फिक्स, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स रहेगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अपने से हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में जाएगा या फिर लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो अपने से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब वो जाएगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जब वो लो एनर्जी वाले में जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है, कब, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, ठीक है ना, जब वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो वो क्या करता है, एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। समझ गए बात, कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी लेगा, और हाई से लो में जाएगा तो फिर वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू another energy level, one energy level to another energy level, then energy is absorbed or released. Energy is absorbed or released, कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो अपने क्या करता है, एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। ओके बच्चों, इसके बाद बोर ने बताया कि जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेट्स एच। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो बच्चों, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में और उसकी एनर्जी E1 है, फिर वो उससे हाई एनर्जी लेवल में चला गया, सपोज करो E2 में चला गया, ठीक है ना। तो एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको हम डेल्टा E बोल दें, तो एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आएगा कि डेल्टा E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। एक बात समझना बच्चों, हमने बोला है E1 माइनस E2, तो ये जो वैल्यू आएगी
एनर्जी की वैल्यू वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। मतलब इसको E2 माइनस E1 नहीं किया हमने, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में चेंज वो भी आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एनर्जी चेंज हमेशा यहाँ पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव आती है, ठीक है। इसके साथ ऐसे समझो कि ऐसे बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी एनर्जी मानी जाती है 0, ठीक है। और 0 से नीचे आएगा तो फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो एनर्जी 0, तो उससे पहले आएगा तो फिर वो नेगेटिव। तो इन एवरी कंडीशंस वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि E1 माइनस E2 हमने क्यों कर दिया, ये नेगेटिव करने के लिए। ओके, अब प्लैंक की जो थ्योरी पढ़ी बच्चों, उसमें तुमने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है, ठीक है। याद आया कि एनर्जी वह है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर h वहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट आया था। तो ये डेल्टा ई क्या है बच्चों, एनर्जी में तो चेंज है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई इक्वल टू ये जो एनर्जी है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h न्यू। फिर मुझे न्यू कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई अपॉन एच, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन या फिर रूल भी बोल देते हैं। बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन या फिर रूल, कि बोर के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका बताया, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ an electron is बैलेंस्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर देते हैं। ओके बच्चों, अब ये क्या होता है देखो, इसको समझना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ समझो इसको कि न्यूक्लियस है और ये मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जब ऐसे आएगा तो उसको बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। उसको बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए था। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हम पार्क में चले गए हैं और वहाँ पर एक झूले में बैठ गए हैं जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है। तो हम जब झूले में झूलते हैं तो एक फोर्स हमें बाहर की तरफ धकेलता, ठीक है। मतलब एक फोर्स से जो हमें ले जाना चाहता है उसे झूले से बाहर, और एक फोर्स से जो हमें अंदर, भाई उस किसी एंगल से उसको जोड़ा होगा झूले को, तो वो उसको अंदर की तरफ खींच के रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो एक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ लेना चाह रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, बैलेंस कर देते हैं। तो ये बोर ने बताया कि भैया यहाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इसके पोस्टुलेट्स थे बच्चों, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद इसके यूज क्या हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डालते हैं यूजेज ऑफ बोर्स मॉडल। यूजेज ऑफ बोर्स मॉडल, कि बोर्स मॉडल के यूज क्या है बच्चों।
अब यूज में क्या है, फर्स्ट पॉइंट था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था बच्चों, वो रदरफोर्ड का मॉडल क्या नहीं समझा पा रहा था, याद करो। रदरफोर्ड का मॉडल एक तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये कर पाएगा। तो फर्स्ट यूज़ ये इसका यूज़ है, क्या यूज़ है कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, वहाँ स्टेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम थी, कि जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तो मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन उठाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। और इस तरीके से जो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज़ करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करता रहेगा तो एक टाइम उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस हिसाब से एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो बोर ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में या एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। जब तक कि वो दूसरे लेवल में एंट्री नहीं करेगा तब तक अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में स्टेबल कंडीशन में हमेशा एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता रहता है। स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, और जब हमेशा एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को कैसे रिलीज करेगा। ठीक है, उस टाइम तो उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। और वैसे भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि एनर्जी जो है वो एकदम से रिलीज नहीं होती, वो क्वांटा की फॉर्म में होती है। जानते हो, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, एकदम से थोड़ी ना किसी की एनर्जी या रिलीज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तो उसकी उस एनर्जी को हमने फिक्स एनर्जी लेवल उसको बोला है, स्टेशनरी लेवल उसको हमने बोला है, स्टेबल लेवल उसको हमने बोला है। तो तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद जब तक वो दूसरे लेवल में नहीं एंट्री करेगा तब तक अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। तो अब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन नहीं होगा, और न्यूक्लियस में जब तक इलेक्ट्रॉन का फॉल डाउन नहीं होगा तो स्टेबल बना रहेगा। तो फर्स्ट इसका यूजफुलनेस क्या है बच्चों, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो बोर्स मॉडल है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। तो उसमें चाहो तो एक चीज़ लिख सकते हो नोट्स में कि यहाँ पर जब तुम इसको बनाओगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन ए फिक्स एनर्जी लेवल देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, लिख देना, व्हेन इलेक्ट्रॉन is revolves in a fixed orbit, then energy of electron doesn't change. ठीक है, ओके बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। बोर्स का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। सेकंड क्या है, सेकंड यूजेस क्या है कि बोर ने साथ में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसने बताया कि इसकी एनर्जी को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी रेडियस को भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी को भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ फॉर्मूले वाइज इसको बताया है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर बोर ने कि एनर्जी को, रेडियस को और वेलोसिटी को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन can be calculates by this formula, कि एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बता दिया है। वो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू -1312.6 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और ये आएगा किलो जूल पर मोल में, मतलब वो एनर्जी तुम्हारी पर मोल किलो जूल में आएगी और वो एनर्जी ये है।
-1312.6। मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगी 1312.6 अपॉन एन स्क्वायर, और एन क्या है बच्चों यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल। एन यहाँ पर है बच्चों नंबर ऑफ सेल, कि जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, ऐसे, तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है। तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों आगे इस क्लास में, इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बात काम आएगी कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें कोई एग्जांपल दे देगा, ऐसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन इस सेल में, जैसे थर्ड सेल में मान लो सपोज करो रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें एन थर्ड सेल दे दिया, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हम 3 कर देंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो एनर्जी को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट डालोगे, और थर्ड पॉइंट में डाल देना बच्चों कि अब हम इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो लिख देना रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेट्स बाय दिस फॉर्मूला। कि रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये रेडियस आर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस कैलकुलेट करने का भी बोर ने फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, और इंटू 0.529 एंगस्ट्रम, ये फॉर्मूला बता दिया। R इजक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। और एन क्या है बच्चों यहाँ पर, फिर से नंबर ऑफ सेल है, और जेड क्या है बच्चों यहाँ पर, एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है बच्चों यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर से हमें एन और जेड की वैल्यू दे देगा, मतलब पता चल जाएगा क्वेश्चन से, और हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट में बच्चों हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो लिखोगे ऐसे ही, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेट्स बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेट्स बाय दिस फॉर्मूला, ये लिख दोगे। और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेट्स बाय दिस फॉर्मूला, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाता है जेड अपॉन एन। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ एन स्क्वायर अपॉन जेड था, अब आएगा जेड अपॉन एन इंटू 2.188, थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ, इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये आ गया V, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आ गया, जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जेड फिर से क्या आ गया, एटॉमिक नंबर, और एन क्या आ गया, नंबर ऑफ सेल। जेड है एटॉमिक नंबर, और एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल। ओके, तो ये इसके यूजेस हैं बोर्स मॉडल के, कि बोर्स मॉडल को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजफुलनेस हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक है। ठीक है, लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस बोर्स मॉडल की, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, हमने शुरुआत में टॉपिक डाला फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर ने अपना जो मॉडल बताया ना बच्चों, वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया। बोर ने बताया कि जो मैं मॉडल बता रहा हूं, वो मॉडल या तो लगेगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, या फिर ऐसे कोई भी एटम जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से हमें करना है 1, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 3 है, और बेरिलियम का क्या है, 4 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है लगेगा। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक पॉजिटिव कर दो, लिथियम उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, बेरिलियम के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करो। तो इसने कहा कि ये इनके लिए अप्लाई हो सकता है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सच एटम्स विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ उनके लिए लगेगा। ये लिमिटेशन हो गई कि जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही उनके लिए लगता है, जिनमें 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, इट इज
applicable only for such atoms which have only one इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, उसके लिए लग सकता है He+ है, Li2+ है, Be3+ है, ये इनके लिए लग सकता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क्स इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट। बच्चों समझना, ये जो है स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। समझो स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो ये लाइन स्पेक्ट्रम को समझाता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये जैसे कोई लाइट रेज है, ठीक है, लाइट रे है। अब स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट क्या है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, वो क्या है? जैसे ये कोई लाइट रे है, अब लाइट रे की स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, लाइट रे जो है उसकी स्प्लिटिंग। लाइट रे मतलब ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है बच्चों, और ये अलग अलग कलर में डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे रेनबो में होता है ना, मतलब भाई सनलाइट से जो लाइट मिल रही है वाइट लाइट तो है, सनलाइट से जो लाइट मिल रही है वाइट लाइट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब धूप में बारिश आती है तो रेनबो बनता है, तो उसमें वो जो वाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिट होती है इसकी स्प्लिटिंग होती है, ये जो लाइट की बच्चों स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग दो फील्ड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इसको समझो ध्यान से। जैसे सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिटिंग होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिटिंग होती है उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जो स्प्लिटिंग होती है उसको, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता। कौन नहीं करता? बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता, स्टार्क और जीमान इफेक्ट को। स्टार्क और जीमान इफेक्ट क्या है? जब कोई लाइन अलग अलग कलर में स्प्लिट होती है, कब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो जीमान इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में वो स्टार्क इफेक्ट होता है। मतलब इस लाइट में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें, तो ये स्प्लिट हो जाती है, मतलब जीमान या इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट शो करती है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर मॉडल नहीं समझा पाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है, तो क्यों होती है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए बोर। यहाँ पर इसको कुछ समझा नहीं पाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग क्यों होती है, और स्प्लिटिंग हो गया मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में। तो स्टार्क और जीमान इफेक्ट, इससे रिलेटेड जो बातें आगे आती हैं उनको ये नहीं समझा पाए, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो गया यहाँ पर इसके फेलियर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी डीमेरिट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, डी ब्रोगली इक्वेशन, कि डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन बताई थी, तो डी ब्रोगली इक्वेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स। ये जो दोनों टॉपिक है ना बच्चों, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, बोर मॉडल के बाद हम इनको पढ़ेंगे, तो अभी इनके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई डी ब्रोगली इक्वेशन है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, इसको क्यों नहीं समझा पाए, ये क्या है, इनको क्यों नहीं समझा पाए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग क्या होता है, जिनके बारे में बोर मॉडल ने कुछ नहीं बताया, बोर ने कुछ नहीं बताया। तो बच्चों ये लिमिटेशंस है बोर मॉडल की, कि एक तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होते हैं, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, भी क्यों नहीं बताया, बाद में सवाल उठा दिया इनके ऊपर। ठीक है, वास्तव में क्या डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि भैया इनको तो समझाओ, इनको क्यों नहीं समझा रहे, तो ये फिर फेलियर हो गया। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।